गुड मॉर्निंग दिल्ली। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। ठंड के एहसास के साथ एक नई सुबह। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। दिल्ली वाला रेडियो टीवी में अब समय हो चुका है आपको आपकी मतलब की खबरें बताने का। मैं आपके साथ हूँ आज पूजा खंडूरी और मैं हूँ आपके साथ सोनाली राय। तो आपको खबरें बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ, या हर खबर आपके मतलब की होगी, आपके काम की होगी। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो लेट्स स्टार्ट सोनाली, दिल्ली वाला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सोनाली, और सबसे पहले वही खबर जो हम हर रोज पब्लिक को बता रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हैं कि भाई अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण है उससे आज भी कोई राहत तो है नहीं, और इस बिना राहत वाली हवा में ही आपको रहना होगा अगले काफी दिन। तो दिल्ली में आज भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं है, और दिल्ली की हवा आज भी लोगों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ही बनी हुई है। हालांकि बीते दिन के मुकाबले वायु गुणवत्ता में हल्का सा सुधार जरूर देखा गया, लेकिन हालात अब भी बहुत चिंताजनक है भाई। तो देखिए, राजधानी के कई इलाके हैं आज पूजा, जहां पर AQI का स्तर जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां तो बढ़ी हुई है, और इसी के साथ साथ ठंड भी है, यानी कि प्रदूषण और ठंड। और कई ऐसे इलाके AQI 300 के पार है, गंभीर श्रेणी में है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग इसमें सबसे ज्यादा परेशान हैं। कल के मुकाबले AQI कम है, लेकिन हवा की गुणवत्ता जो है पूजा अभी भी खराब है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार है, नेहरू नगर की बात करें तो यहाँ पर 346 है, पूसा की बात करें तो 345 है, हुंडका की बात करें तो AQI 339 है, भाई चांदनी चौक की बात करें तो 335 है, सिरफोर्ट की बात करें तो AQI 330 है। यानी कि कई ऐसे इलाके 300 के पार AQI, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली वासियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो रही हैं, आप भी महसूस कर पा रही हूँ। बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं। कई तरह के इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, हमें खुद फेस करने पड़ते हैं। इवन जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन भर ग्राउंड पे हैं और आपकी ही खबरों को वो कवर करते हैं लगातार, तो वो भी बताते हैं कैसे उनको गले में दिक्कत महसूस हो रही है। इवन तो वो बीमार नहीं है, कोल्ड नहीं है, फीवर नहीं है, लेकिन गले में कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन गले में खराश बरकरार बनी हुई है। किसी किसी के तो गले में दर्द भी होती है। बिल्कुल, आपने नोटिस किया होगा, आप जब सांस ले रहे हैं तो आप उतनी फ्रेशनेस के साथ उस सांस को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि और जब आप सांस लेते हैं तो जोर भी लगता होगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई इश्यूज है जो लोग फेस कर रहे हैं, और आंखों में जलन होना, कंजक्टिवाइटिस जैसी एलर्जीज होना, इसमें तो मैं तो खुद परेशान रही इससे, तो इस वजह से मुझे इसके बारे में थोड़ा और पता है कि ये पोल्यूशन की वजह से इतना भी नुकसान, मतलब आपका बॉडी ऑर्गन कोई ऐसा है जो ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो अगर वो इसके एक्सपोजर में आता है, पोल्यूशन के एक्सपोजर में, तो वो और ज़्यादा खराब ही होगा और ज़्यादा उसे नुकसान ही होगा। तो इसीलिए देखिए, आपको खुद अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी ये हवा जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हवा बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में 300 को क्रॉस किया हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर अब विदेशी आ जाए यहाँ पे तो सांस भी ना ले पाए। बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा, आप जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के हाल है उस तरीके से कोई और आएगा तो ये आप सोचिए कि अगर कोई बाहर से आता है, विदेश से आता है, और वो अपने देश वापस लौट के जाएगा, वो राजधानी की क्या छवि लेकर के जाएगा, वो इंडिया की क्या छवि लेकर के जाएगा। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लगातार 300 के पार है अभी तो, लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरीके से देखा था 500 के पार, 500 तक पहुंच गया था। जहांगीरपुरी में 500 AQI दर्ज किया गया था कुछ टाइम पहले। हालांकि अभी तो स्थिति सामान्य है, ग्रैब 4 हटाया गया, लेकिन हमें ये स्थिति सामान्य लग रही है। हाँ, जो 300 क्रॉस करके, क्योंकि हमने वो स्थिति भी देखी है कि जब 700-800 तक भी दिवाली के टाइम पे पहुंच जाता है। बिल्कुल सही कह रही है पूजा, और जिस तरीके से AQI का स्तर बढ़ रहा है, प्रशासन को और सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए, और टेम्पररी नहीं, आई थिंक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए सरकार को। सबसे वियर्ड चीज मुझे क्या लगी कि जब तक पोल्यूशन 300-400 यहाँ तक है, आपके ग्रैब के तहत नियम लागू है 3, एकदम से आपका बढ़ जाता है तो फिर आप चलिए ग्रैब 4 लगा देते हैं, और अगले दिन हल्का सा कम हो जाता है, आप हटा देते हैं, और फिर अगले दिन बढ़ जाता है तो आप लगा नहीं रहे हैं उससे, वो पाबंदियां आप फिर से उतनी मजबूती से नहीं लगा रहे। बिल्कुल,
एक दिन कम हो जाने की वजह से जो इतने दिन, जैसे एक स्केल पर अगर हम हैं, हाँ। और हम इस स्केल पर है जहाँ पर हमें बहुत नुकसान हो रहा है और उससे हम थोड़ा सा एक दिन नीचे आ जाते हैं, वो स्केल थोड़ा कम हो जाता है तो आप वो पाबंदियां हटा देते हैं। अगले दिन फिर से उतना ही स्केल हो जाता है तो आप फिर वो पाबंदियां नहीं लगा रहे हैं, नुकसान तो उतना ही है। बिल्कुल, एक दिन कम हो जाने की वजह से वो प्रदूषण थोड़ी कम हो गया है, प्रदूषण तो अभी भी उतना ही है, तो वो नियम क्यों नहीं, वो उतने कड़े नियम अभी भी क्यों लागू नहीं है? फिर आपको अपने राजस्व का भी ध्यान रखना है, आपको ये भी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप ट्रक्स की एंट्री बंद कर देंगे, हाँ। गुड सप्लाई नहीं होंगे तो इससे नुकसान होता है। लेकिन क्या ये किसी के जीवन से बड़ा है? क्या ये किसी इंसान की जिंदगी से बड़ा है? ये समझना होगा, इतनी गंभीरता से इस पर काम करना होगा। आपका जो विंटर एक्शन प्लान है, उस विंटर एक्शन प्लान को आपको इतना मजबूत बनाना होगा कि हमें हर साल की तरह बार बार आपसे ये सवाल ना पूछना पड़े कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है पूजा। आप जिस तरीके से देखा जाता है कि दिवाली के बाद से लेकर के आप फरवरी मार्च तक देखिए तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाती है, AQI का स्तर 300 के नीचे आ जाता है, 200 के नीचे आ जाता है, तो सरकारें उस पर काम करना बंद कर देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और सरकार को पूरे साल इस पर काम करना चाहिए, ना कि दिवाली के बाद से जब स्थिति बिल्कुल आपके कंट्रोल से निकल जाए उसके बाद आप काम करना शुरू करें। तो देखिए, ये तो रही प्रदूषण की बात कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। कि आप जानती है सोनाली, ठंड का सीजन तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है अब दिल्ली की पब्लिक की, क्योंकि ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो शीतलहर है, ये शीतलहर कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकती है, इसलिए आपको अलर्ट भी रहना होगा। दिल्ली में ठंड ने इस सीजन का अब तक का सबसे कड़ा वार किया है। रोज अपडेट देते हैं हम इसको लेकर आपको। राजधानी के पालम इलाके में 13 साल बाद जनवरी का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रविवार को यहाँ पर तापमान गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया, जो सामान्य से काफी नीचे होता है। तो वहीं आया नगर की अगर बात करें तो पारा इससे भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन की ये पहली शीतलहर मानी जा रही है और इस शीतलहर में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा आप। और इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया दिल्ली एनसीआर में ठंड को लेकर के। तो जब भी आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम आप लेयरिंग करिए, कपड़े ज्यादा पहनिए, क्योंकि ये जो हाड़ कपाने वाली ठंड है ना, ये अगर लग गई तो काफी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों और बुजुर्ग, और जो सबसे ज्यादा बीमार हैं उनको तो आप कोशिश करिए कि घर में ही रहें कुछ टाइम तक। जब कुछ ज्यादा जरूरी है तो घर से बाहर निकले, क्योंकि प्रदूषण भी है और इसी के साथ ठंड तो है ही, शीतलहर है। बहुत ठंड है। आज सुबह ऑफिस आते समय मुझे हार्डली शायद 4 से 5 मिनट बाहर इस ठंड से एक्सपोज होना पड़ा, वहां पे खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि कैब लेट हो गई आने में। और यू वोंट बिलीव, मतलब वो ठंड ऐसी थी कि आपके जो हाथ है, लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, राइट, वो फ्रीज होने लग रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों को देखा जो बाइक पर जा रहे थे, एंड आई फेल्ट लाइक कि इन लोगों के क्या हालात हो रहे होंगे। 4 से 5 मिनट खड़े रहने पर मेरे हाथ फ्रीज होने लग गए, इतनी ठंड अभी है। इसीलिए देखिए, बात मानिए अपने बड़ों की, बोलते हैं अगर ज्यादा लेयर ऑफ कपड़े पहनिए तो ज्यादा लेयर ऑफ कपड़े पहनिए। क्यों? क्योंकि वो ठंड से आपको बचाएगा। वार्मर्स का इस्तेमाल, अब तो वार्मर्स की जरूरत पड़ने लगी है, इतनी ठंड होने लगी है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हीटर की भी जरूरत पड़ने लग जाएगी। कुछ दिनों में नहीं पूजा, अभी जरूरत है, पड़ने लगी है अभी से, क्योंकि हाड़ कपाने वाली ठंड है। शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, अगले 3 दिनों तक राहत नहीं है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप अपने घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो वार्मर और लेयरिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए और अच्छे से कवर करके निकलिए। और खासतौर पर जैसे कि पूजा आपने बताया, बाइक पर जो लोग निकलते हैं ना, उनकी सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ती है। तो आप कोशिश कीजिए कि हैंड ग्लव्स, अपने कान को ढक के बाहर निकलिए ताकि ठंड लगने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जहाँ से ठंड जाती है, जैसे पैरों से ठंड लगती है बहुत ज्यादा, तो वुलन सॉक्स पहन सकते हैं आप, ये तो काफी इफेक्टिव होता है। वुलन सॉक्स आप घर पे भी पहनेंगे ना तो आपको ठंडी लगती है फिर उससे, और आपकी जो आपका ब्लैंकेट होता है वो भी जल्दी गर्म हो जाता है। बाकी देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना यह है कि अगले 2 दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जैसा हमारी सहयोगी भी बता रही हैं सोनाली। खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और बीमार लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा देखिए आपको सावधानी बरतनी होगी, यही सलाह दी जा रही है। और इस बीच प्रदूषण के मोर्चे पर भी
पूरी राहत तो क्या कुछ राहत मिलती है ऐसा नजर नहीं आ रही है। 2 दिन बाद वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी से थोड़ी सी बेहतर होके खराब स्तर पर पहुंची है, लेकिन खराब ही है और खराब ही होता है, चाहे वो ज्यादा खराब हो या कम खराब हो। हालात अभी भी चिंताजनक ही है। आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर से बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई जा रही है। ठंड और प्रदूषण की इस दोहरी मार के बीच में विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, ये भी जरा जान लीजिए आप। वो कहते हैं कि लोग सुबह और शाम बाहर निकलने से बचे। सुबह और शाम को क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जो प्रदूषित तत्व होते हैं ना वो ज्यादा स्टिल रह जाते हैं पर्यावरण में, वातावरण में, तो इसीलिए तब बाहर निकलने से बचे। गर्म कपड़े पहने, सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ठंडा खाना खाने से बचिए। डाइजेस्ट भी नहीं होता है वरना सर्दियों में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हेल्दी डाइट लीजिए, गर्म पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए और अपने अंदर से टॉक्सिन्स को लगातार रिलीज करते रहिए। ये तो रही ठंड की बात कि ठंड पर अपडेट क्या है आज की और आने वाले दिनों में किस तरह की रहने वाली है। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही आपके काम की खबर, क्योंकि एक क्राइम हुआ है। यूजुअली हम क्राइम से रिलेटेड खबरें आपको इसमें नहीं बताते हैं और लाइट अच्छी पॉजिटिव खबरें बताते हैं, लेकिन ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस वजह से मुझे लगता था कि हमें ये बताना चाहिए अपने दर्शकों को। आप क्या जानती हैं सोनाली, राजधानी दिल्ली में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया और इस बार तो साइबर ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एनआरआई डॉक्टर दंपति को, एक कपल को डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए हैं। डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल तक अमेरिका में रहकर यूएन में सर्विस करके रिटायर होने के बाद 2015 में हिंदुस्तान वापस आए और वापस आके 10 साल बाद उनको क्या मिला? 14 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट किया गया है उन्हें। बार बार आपको बताते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर के साथ खेलते हैं, आपको ट्रैप करके रखते हैं और फिर आपको मैनिपुलेट करके आपको ठगते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है, ना कोई कानून है और ना ही कोई क्राइम है, कुछ नहीं है ऐसा। इस बात को ध्यान से सुनिए आप। बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा आप। और जब भी लोगों के पास ऐसे कॉल्स आते हैं, आप पहले तो आप देखिए, नंबर चेक करिए, तभी उठाइए। अगर आप उठा लेते हैं तो आप ऑन द स्पॉट फोन काटिए और तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए उस बारे में। आप उसको एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये देखने को मिला है 14 करोड़, बहुत मतलब उनकी पूरी मतलब लाइफ टाइम उन्होंने स्पेंड किया बाहर में, उन्होंने काम किया और वो इंडिया वापस आए और इंडिया में अच्छी लाइफ के लिए वो वापस आए कि अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छे से काटेंगे। लेकिन 14 करोड़ रुपए किसी से डिजिटल अरेस्ट करके ले लिया जाता है, बहुत बड़ी बात है। तो जब भी आपको इस तरीके से कॉल आए या फिर डिजिटल अरेस्ट की बात की जाए, सबसे पहले तो जैसा कि पूजा ने बताया कि बिल्कुल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई कानून भी नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे कॉल आए और आप गलती से उठा भी रहे हैं उस कॉल को, तो आप कॉल काटिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए तुरंत। डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। 2015 से देखिए डॉक्टर कपल जो है चैरिटेबल सर्विस से जुड़ गए थे और 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपति के पास साइबर ठगों का फोन आया। हुआ क्या उनके साथ वो हम आपको बताते हैं, ताकि इनकेस कल के दिन आपके साथ ऐसा हो तो आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है। साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को फर्जी मुकदमों और अरेस्ट वारंट का डर दिखाया। इससे डॉक्टर्स जो थे वो डर गए और साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान उन्होंने 8 अलग अलग बैंक के खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें अरेस्ट वारंट और फर्जी मुकदमों के नाम पर डराया। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने उन्हें पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी हवाला दिया। साथ ही उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा। और डॉक्टर इंदिरा तनेजा के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट रहने के दौरान जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना होता था या फिर किसी को फोन करना होता था तो साइबर ठग उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा के फोन पर वीडियो कॉल करके सब सुनते थे, देखते थे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस साइबर ठगी के बारे में वो किसी को बता तो नहीं रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा तनेजा जब पहली बार पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक गई तो बैंक के मैनेजर ने भी उनसे पूछा कि इतनी बड़ी रकम वो क्यों ट्रांसफर करवा रही हैं। तो उन्होंने बैंक मैनेजर को वही बताया जो साइबर ठगों ने उनको समझाकर भेजा था। कुल 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठगे गए हैं। मामले का खुलासा तो सोनाली तब जाकर हुआ है जब 10 जनवरी की सुबह साइबर ठगों ने ये कहा कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन चले जाएंगे क्योंकि अब ये सारा पैसा आपको आरबीआई के द्वारा रिफंड किया जाएगा और लोकल पुलिस को इसकी जानकारी होगी। जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा पुलिस स्टेशन पहुंची
तब वो साइबर ठग उनके साथ वीडियो कॉल पर थे। वहां पर उन्होंने थाने के एसएचओ से भी ठगों की बात कराई। इंदिरा तनेजा के मुताबिक साइबर ठगों ने थाने के पुलिस कर्मियों से बड़ी बदतमीजी से बात की और थाने पहुंचकर डॉक्टर इंदिरा तनेजा को पता चला कि उनके साथ तो 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट आईएफएसओ को सौंप दी। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 14 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और इसी के साथ साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, मेरे को याद है कि मेरे साथ एक रूममेट रहती थी, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि उसकी जॉब वो फॉरेन में लगा देंगे, यूएस में लगा देंगे और ऐसे करके उससे कम से कम 50,000 रुपए ठगों ने ठग लिए। और पता तब लगा जब सारी सच्चाई सामने आई। वो पुलिस के पास गई और उसको ज्यादा नहीं पर 25-30 हजार रुपए वापस मिले। लेकिन ऐसी चीजों से, अगर जॉब को लेकर के भी कोई कॉल आता है कि हम आपको अमेरिका, यूएस या फिर कहीं और नौकरी लगा देंगे, आप ऐसे झांसों में ना पड़े। सीधे जॉब भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो सीधी तरीके से ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि फॉरेन में नौकरी लगवा देंगे, तो आप उसके जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज होते हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उन चीजों पर जाएं। और डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, इस बात का आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बुजुर्ग दंपति के साथ जो हुआ ये आपके साथ ना हो, इसके लिए ये खबर है। तो आप अपने आप को, कोई भी अगर कॉल आता है या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई लिंक आ रहा है, हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद चीजें होने लगती हैं, तो आप इन सारी चीजों से बचिए। और आप खुद ही सोचिए ना, आपने अगर कुछ क्राइम किया नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, और आपको अगर किसी ने अरेस्ट भी करना है तो वो आपको डिजिटली क्यों अरेस्ट करेंगे भाई? अगर आपने कुछ गलत भी किया होगा, चलिए फॉर एग्जांपल, तो आप पुलिस आपके घर पे आएगी ना, आपको उठा के ले जाएगी या फिर आपको फोन पर अरेस्ट करके और लोकल पुलिस आएगी या फिर कॉल करके कहीं से आपको कोई बोल रहा है कि आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये समझने की आप कोशिश करिए, और ऐसा जब भी आपके साथ होता है तो आप अपने लिए आवाज उठाइए, सबसे पहले पुलिस को कॉल करिए और किसी को इन्फॉर्म कीजिए इस बारे में, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। फोन काट दीजिए यार, ऐसे लोगों को क्यों एंटरटेन करना है? ऐसे लोगों की बातें क्यों सुननी है? इतने स्कैम्स के कॉल आते हैं, कई बार हमारे पास कॉल्स आ जाते हैं। वो तो मेरे पास तो अभी कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉल आया नहीं, लेकिन मेरे पास लिंक्स को लेके बहुत कॉल्स आए हैं कई बार कि आप होता क्या है ना, आपको वो एक सिचुएशन बताएंगे, ये मैनिपुलेट करने का तरीका होता है उनका एक, और फिर बोलेंगे कि आप ये जो हमने आपको लिंक भेजा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप ये चीज को प्रोसीड कर लेंगे आगे। क्यों करना है भाई क्लिक जिस चीज से आपका कुछ लेना देना नहीं है? जस्ट अवॉइड दैट थिंग, जस्ट इग्नोर दैट थिंग। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ना तो खुद आपके घर आ जाएगा वो। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके फोन पे कॉल भी आता है तो फ्रॉड लिखा हुआ है, ऐसा कुछ आपको पता चल जाता है, तो आप उस फोन को उठाइए ही मत। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और आगे बढ़ते हैं हम, और भी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप यानी कि दिल्ली की पब्लिक हमारे साथ जुड़ सकती है। कैसे जुड़ सकते हैं? आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को कैसे रखेंगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जगह जगह हमारे प्लेटफॉर्म्स है, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के, उसके जरिए आप रख सकते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको लिखना होगा कमेंट में #दिल्लीवाला-रेडियो, और फिर आपको ये लिखना कहाँ पर है ये हम आपको बताते हैं। या तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाएंगे, यानी कि ट्विटर पर जाएंगे और वहां पर जुड़ेंगे हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के पेज के साथ। वहां पर जो वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उस पर आप जाकर कमेंट करेंगे, या फिर आप मेरे ट्विटर हैंडल @खंडूरी पूजा पर जा सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, वो भी इसी नाम से है, पूजा खंडूरी के नाम से। वहां पर आप जाकर वीडियोस पर कमेंट करेंगे, अपने इश्यूज को रखेंगे, या अगर हमें डायरेक्ट डीएम करेंगे तो वहां से भी हमें आपका इशू पता चलेगा। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? आप सोनाली के ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनकी पोस्ट पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आपको ऐसे ही करना होगा #दिल्लीवाला-रेडियो-TV, और उसके बाद अपना इशू लिखना होगा, फिर हम उस पर भी करेंगे बात। सोनाली का इंस्टाग्राम हैंडल है एंकर सोनाली राय, और इसके अलावा देखिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का भी जो इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल है, सेम यही प्रोसेस है, इसके जरिए यू कैन कनेक्ट विद अस। तो ये तो देखिए सोनाली, हम चाहते हैं कि दिल्ली की पब्लिक हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और हमारे साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार सी खबर मैंने देखी और मुझे लगा कि हमें आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। मोबाइल पर मनोरंजन बहुत होता है, लेकिन जेनजीज
किताबों से दूर नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले कि जेनजी सिर्फ फोन में घुसे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत मंडपम में एक विश्व पुस्तक मेला लगा, रविवार को लगा था ये मेला, और जेनजीज वहां पर पहुंचे जिन्हें अक्सर स्क्रीन की पीढ़ी कहकर किताबों से दूर मान लिया जाता था। वो जेनजीज प्रगति मैदान में अपनी उंगलियों से पिक्सेल्स के बजाय कागज के पन्नों में अपना भविष्य खंगालते हुए नजर आए। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जेनजीज जो है वो गैजेट्स में, फोन में सबसे ज्यादा घुसे रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जेनजी विश्व पुस्तक मेले में वो पहुंचे, काफी अब लोग जो हैं वो बातें करते हैं कि नहीं, जेनजीज जो है वो किताब के पास जाते भी नहीं है ना। if I'm not wrong. मैं जेनजी हूँ, लेकिन हाँ, किताबों से मैं ताल्लुक रखती हूँ, इतना भी डिजिटल नहीं है, लेकिन अक्सर ये धारणाएं बना ली गई हैं जेनजीज को लेकर के कि वो फोन पे लगे होते हैं, वीडियो में लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वो किताबों से नजदीक हैं, तभी तो वो जेनजी पहुंच रहे हैं किताबों को लेकर के। वो भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से लेखक रहे हैं, कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से किताबें हैं। और किताब पढ़ना तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात होती है। बिल्कुल अच्छी बात होती है, आपका स्क्रीन टाइम भी इससे कम होता है, और रात को पढ़े तो नींद भी जल्दी आ जाती है। डिजिटल चमक के बीच किताबों के शब्दों की गहराई को टटोलते हुए जेनजीज नजर आए। मेले के दूसरे दिन अपनी पसंदीदा किताबों को ढूंढते युवाओं ने बताया कि तकनीक चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन सुकून आज भी किताबों में ही बंद ज्ञान से मिलता है। एंड दैट्स वेरी ट्रू। आप जब किसी बुक को पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़ने के बाद आपको देखिए, एक तो कोई नुकसान नहीं होता है। आप जब फोन देख रहे हैं ना, फोन देखने से एक तो आपके आंखों पे इतना स्ट्रेस पड़ता है, इतना स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आपका आंखों पे नहीं, आपके दिमाग पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप एक तो रीड कर रहे हैं उस चीज को, हर अक्षर को पढ़ रहे हैं आप, और आप ज्ञान जा रहा है आपके अंदर बहुत सारा। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है सोनाली? जी बिल्कुल, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हो तो आपका जो दिमाग है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लेकिन आप फोन चला रहे हो या वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो बहुत ज्यादा, और ओवर थिंकिंग के चांसेस जो रहते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फोन चलाते चलाते इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। जब आप रीडिंग करते हो तो ओवर थिंकिंग से बच जाते हो। तो अगर आप ओवर थिंकिंग हो तो इट्स गुड फॉर यू कि आप बुक रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करो। बिल्कुल, और आप ओवर थिंकिंग, सही कहा आपने, जब आप ज्यादा ओवर थिंक करते हो ना तो इट्स बेटर कि आप डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को। और मुझे लगता है बुक से अच्छा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक तो आपका ज्ञान बढ़ेगा उससे, और दूसरा ये है कि जब आपके पेरेंट्स आपको बुक्स पढ़ते हुए देखेंगे ना, बड़े खुश होंगे वो कि हमारे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, आजकल इतना डिजिटलाइज हो गई है हर चीज़ कि हमारे जितने कोर्सेज होते हैं, हमारा जितना सिलेबस होता है वो हमें यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर भी मिल जाता है। बट यूजुअली पेरेंट्स को देख के ना ऐसा लगता नहीं है, जब वो फोन पर देख रहे हैं, सिस्टम पर देख रहे हैं, उन्हें लगता नहीं पढ़ रहे हैं कुछ। तो अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो फिर उनको भी होगी थोड़ी सी खुशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जॉब अपडेट फटाफट दे देते हैं हम आपको। हम इसमें आपको बताते हैं कि कौन से राज्य में कहाँ पर कौन सी भर्ती निकली है, तो आप फटाफट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर राज्य के लोग हर जगह रहते ही हैं। बिहार राज्य में एक गवर्नमेंट जॉब का ऐलान किया गया है, उसके बारे में बताते हैं। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली वाले ध्यान से सुनिए इसको। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर यानी कि एएफसी पदों पर भर्ती है, और उसके लिए आप अप्लाई जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। 12 जनवरी से यानी कि आज से स्टार्ट है, आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इच्छुक या फिर पात्र उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि इसमें आप फॉर्म भरें और सरकारी नौकरी के लिए देख रहे हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी के जा सकते हैं, और bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 फरवरी है, तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी लास्ट डेट है, उसके पहले ही आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए फटाफट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं सोने चांदी के भी दाम की क्या है। वैसे तो घटते बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने के दाम जो है दिल्ली में वो बताए जा रहे हैं प्रति 10 ग्राम 1,40,600 रुपए। और अगर चांदी की बात करें तो 2,59,900 पर केजी के हिसाब से है। तो ये सोने चांदी के दाम है, और ये कल से थोड़े से तो कम हुए हैं, लेकिन ये कम होते हैं और ज्यादा होते हैं जब ये बढ़ते हैं। तो ये सोने चांदी के दाम फिलहाल आज भाव क्या है, ये दिल्ली का हम आपको बता रहे हैं। देखिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर आप नोएडा या फिर एनसीआर के क्षेत्र में कहीं रहते हैं तो वहाँ पर प्राइस डिफर कर सकते हैं। फिर सबके मेकिंग चार्जेस भी अलग होते हैं। और ग्राम जैसे कि कैरेट का भी होता है, आप 18 कैरेट ले रहे हो, आप 24 कैरेट ले रहे हो,
फिर आपने कमेंट करके ये नहीं बोलना है हैशटैग दिल्ली वाले रेडियो टीवी में कि सोनाली मैडम ने बताया था 1,40,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, उतना हमें क्यों नहीं मिला है। तो देखिए अलग अलग जगहों का अलग अलग हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम भी फटाफट बता देते हैं आपको हम। आज पेट्रोल की कीमत दिल्ली में कितनी है ये जान लीजिए जरा। 94.77 पर लीटर, डीजल के दाम 87.67 पर लीटर और सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम। नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 95.12 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 88.29 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.42 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.79 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। ये तो रह गए पेट्रोल डीजल के दाम और सोने चांदी के दाम। और ये है फ्यूल के प्राइसेस फिलहाल आज। तो अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल स्टेशन की तरफ, फ्यूल स्टेशन की तरफ रुक करने वाली है तो उससे पहले ये दाम जान लीजिए आप। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें होते नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, इवन और भी एरियाज़ में जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम है सोनाली कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि आप सीएनजी कहाँ से लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में सीएनजी जो है वो बेहद कम है। तो आप देख लीजिए आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कहाँ से जा करके लेना है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चल लौटेंगे खबरों के साथ।